गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोता महाविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको सिलेबस बताया था कि हमें पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूनिट फर्स्ट से रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन को करने से पहले हम उसको जानने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है, डाइट किसे कहते हैं, असंतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों की हमें जानकारी होनी आवश्यक है। जब तक इन सभी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तब तक क्या है, हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भोजन क्या होता है, भोजन किसे कहते हैं। आप सभी डेली क्या करते हैं, कहते हैं कि भी भोजन है, खाना है। भोजन, इसकी कई प्रकार की डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि जितने भी अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दूध है, मांस है, अंडे है, मछली है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारे भोजन के अंदर सम्मिलित होती हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि भोजन की डेफिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले भोजन किसे कहेंगे हम। सुधा नारायण कहती हैं कि भोजन किसे कहते हैं। उनके शब्दों में है कि आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो चाहे वो तरल अवस्था में हो, जो जीवित रहने, स्वस्थ, जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार है वो अति आवश्यक है। शुभांगिनी जोशी क्या कहती हैं आहार के बारे में। उन्होंने कहा है कि भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है, भोजन ही शरीर का पोषण करता है। उषा टंडन कहते हैं कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है, पोषण करता है। जैसे पौधों को पानी देते हैं, खाद देते हैं, वैसे ही, और वो बड़े होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसके काम, जितने भी काम होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं, उनकी मात्रा भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा भोजन, कि भोजन किसे कहते हैं। अब उसके बाद में अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो हम कहेंगे, भोजन की बात करते हैं कि भोजन किसे कहते हैं। वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ हैं, जिसे हम खाते या पीते हैं, खाते या पीते हैं। ये सभी जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा, उष्णता मिलती है।
ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करता हूँ। वह भोजन कहलाता है। अब आपको समझ में आया कि भोजन किसे कहते हैं। तो ये हुई हमारी भोजन की डेफिनेशन। आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि भोजन क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, वह सभी ठोस व तरल भोज्य पदार्थ जिनको हम आसानी से पचा सकें और जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देते हैं, पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं और जो हमारे शरीर को ऊर्जा, उष्णता और क्या करता है, ऊर्जा देता है, उष्णता देता है, ऊतकों की मरम्मत करता है। ये जो सभी कार्य करता है वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। तो भोजन की डेफिनेशन हो गई। अब आगे हम करेंगे पोषण किसे कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि पोषण, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि भोजन किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, आहार किसे कहते हैं, ये सब। तो आप इनको नोट कर लेना। अब हम लिखेंगे पोषण। पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, पोषण वह विज्ञान है। पोषण क्या करता है, शरीर में होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है एवं उपयोग करता है। जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। वृद्धि एवं तंतुओं की टूट-फूट के लिए के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये हुई हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, पोषण की डेफिनेशन है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है D.F. टर्नर के अकॉर्डिंग। D.F. टर्नर के अनुसार है पोषण की परिभाषा। तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार
प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनका एक संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी क्या करता है, ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है एवं उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। शारीरिक वृद्धि और उनमें जो टूट फूट हो जाती है उनमें मरम्मत का कार्य भी पोषण के द्वारा किया जाता है। तो ये हुआ हमारे पोषण की डेफिनेशन। अब जो हम करेंगे वो है हमारे कि पोषण के बाद में कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सभी शरीर के सभी कार्य करते हैं, जबकि कुछ भोज्य पदार्थ केवल एक या दो ही उनके अंदर पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे कि दूध को एक पूर्ण आहार कहा गया है, उसे कंप्लीट फूड कहा गया है, क्योंकि दूध के द्वारा दूध के अंदर सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। अगर वहीं हम चीनी की बात करते हैं तो चीनी से केवल हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होता है। तो भोजन जो होते हैं वो सभी में किसी में कुछ पौष्टिक तत्व होते हैं और किसी में कुछ पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो जिसमें सभी होते हैं उसे पूर्ण भोज्य पदार्थ कहते हैं, और जिनके अंदर एक या दो पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं उन्हें अपूर्ण भोज्य पदार्थ की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन है वो अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में बार बार उठता है कि क्या खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, क्या उनमें सभी पौष्टिक विद्यमान है या नहीं जो हमारे शरीर की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें आहार तथा पोषण के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी है वो होनी चाहिए। उसे हम अपने दैनिक आहार में क्या करते हैं, सम्मिलित कर सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ चटपटे भोज्य पदार्थों एवं पौष्टिक भोजन से ही नहीं बल्कि हमारा आहार संतुलित आहार से है। हमारा जो बात है संतुलित आहार हो तथा उसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हो जो हमारी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आहार क्या होता है, डाइट क्या होती है। अब आप कहेंगे भोजन आहार अलग अलग, हाँ जी, भोजन और आहार अलग अलग हो गया। आहार भोजन का मैंने बताया कि जो कुछ भी हम खाते हैं जो हमारा शरीर आसानी से पचा लेता है वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। अब आहार की बात करते हैं कि आहार किसे कहते हैं। व्यक्ति एक दिन में जो कुछ भी खाता है, एक दिन में जो कुछ भी खाता है वो हमारा आहार कहलाता है, डाइट कहलाता है। कहते हैं ना कि डाइट में क्या लेना है, डाइट में क्या खाना है, डाइट प्लान करना, आगे आपके डाइट प्लान का भी आएगा। तो आहार किसे कहेंगे हम, आहार या इसे कहेंगे डाइट। आहार किसे कहते हैं, व्यक्ति एक दिन में, व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा आहार कहलाती है। ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि आहार किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, व्यक्ति एक दिन में जितना भी भोजन ग्रहण करता है, चाहे वो जूस हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे रोटी है, चाहे सब्जी है, चाहे मांस है, मछली है, कुछ भी खाता हो, पानी है, लस्सी है, दही है, तो वो सारी चीज़ें हमारे एक दिन की जो सुबह से लेकर शाम तक की जो रात्रि तक का जो हम आहार खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाती है, आहार कहलाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि संतुलित आहार और असंतुलित आहार की बात करते हैं।
जब आहार में जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं तो वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। और जिसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान नहीं होते हैं वो असंतुलित आहार कहलाता है। तो समझ में आया? संतुलित आहार क्या होगा और असंतुलित किसे कहेंगे? जिस भोजन में सभी पौष्टिक विद्यमान होते हैं वो संतुलित आहार, और जिसमें एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्वों की कमी पाई जाती है वो क्या कहलाता है? असंतुलित आहार कहलाता है। अब इसमें आ जाएगा एक और बात आती है, पोषक तत्वों की बात आती है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। आप कहेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, मिनरल्स, विटामिन और एक आ जाएगा जल। भोजन में अनेक रासायनिक जटिल प्रक्रियाएं होती हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा, शरीर को उष्णता एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ये रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में इनको लेना, इनको ग्रहण करना आवश्यक होता है, और ये ही क्या कहलाते हैं? पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। तो पोषक तत्वों को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है। कार्बोज यानी कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, फैट है, मिनरल्स हो गए, खनिज लवण हो गए, विटामिन हो गए और जल हो गया, पानी। तो ये क्या होते हैं? हमारे पौष्टिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब एक बात और है कि पाचन किसे कहते हैं? कार्बोज पोषक तत्वों की बात कर ली, अब करते हैं कि पाचन किसे कहेंगे? कहते हैं कि भोजन पचा लिया, पाचन किसको कहेंगे हम? पाचन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। खाना खाते हैं हम, शरीर में हमारे मुंह से भोजन होते हुए शरीर के अंदर जाता है। हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो लिक्विड हो चाहे ठोस हो, पाचन संस्थान में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पहुंचकर विभिन्न पाचक अंगों के द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप टूटकर अपने सबसे सरलतम रूप में बदल जाता है। तो सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटा अणु होता है, उसमें वो टूट जाता है और साथ ही कुछ हिस्सा व्यर्थ एवं निरुपयोगी पदार्थ के रूप में बदलकर उत्सर्जी अंग जो होते हैं, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है, उसके द्वारा शरीर से उत्सर्जन हो जाता है उनका। तो समस्त प्रकार के जो कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन पाचन के बाद अपने सबसे सरलतम रूप में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कार्बोज है, टूटने के बाद में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। आगे पढ़ेंगे ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रोटीन है तो वो उसकी प्रोटीन की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो है, सबसे छोटा जो रूप होता है वो अमीनो अम्ल होता है। तो जो भी हम खाते हैं प्रोटीन, चाहे वो दालें हैं चाहे दूध है, तो उनमें जो प्रोटीन होता है वो टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पाचन वह रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व अपने सबसे सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और अपने सबसे सरलतम रूप में आ जाना वो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। बार बार ये लाइन आएगी कि पाचन
पाचन हो जाएगा, अवशोषण है। अब एक वर्ड और आएगा अवशोषण, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, पाचन अलग चीज है, अवशोषण अलग होता है। तो भोजन जो खाते हैं, जैसे कि रोटी खाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो छोटे भोजन का सबसे छोटे टुकड़ों में टूटना, सबसे सरलतम इकाई के रूप में टूटना पाचन कहलाता है। वही हम अवशोषण की बात करते हैं कि अवशोषण किसे कहते हैं। भोजन का सबसे सरलतम अणु या रूप में टूटना पाचन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि अवशोषण किसे कहेंगे, तो हम अवशोषण किसे कहेंगे। भोजन जब हम खा लेते हैं सबसे छोटे छोटे रूपों में ये टूट जाता है, तो पाचन के बाद तरल जो भोज्य पदार्थ भोज्य तत्व समस्त पौष्टिक तत्वों में परिपूरित हो जाता है। अवशोषण की क्रिया आमाशय तथा छोटी आंत में होती है। जो अवशोषण की क्रिया है वो कहाँ होती है, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ाया था तब आपको बताया है कि हमारा खाने का भोजन का अवशोषण है वो कहाँ पर होता है। तो आपको बताया था आमाशय और कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत जो होती है उसमें हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है इसके अंदर। अब इसके बाद में आ जाएगा हमारा कि कुछ भोज्य पदार्थों का अवशोषण आमाशय में हो जाता है, जो बच जाता है वह बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में जो पाचन क्रिया होती है वो आकर पूर्ण हो जाती है। आमाशय आता है, फिर बड़ी आंत आती है, फिर छोटी आती है, तो छोटी आंत में आकर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पर सभी पौष्टिक तत्वों का अवशोषण होता है। रक्त नलिकाएं अवशोषित भोजन को शरीर के जो अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, कोशों में भोजन पहुँचाने का कार्य करता है। सबसे सरलतम रूप में टूट जाने के बाद पाचन हो जाता है। पाचन के बाद जो छोटे उनके बच जाते हैं पौष्टिक तत्व जो होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे हमारे शरीर के सभी कार्य हैं, वो सभी अंग हैं, उनको पौष्टिक तत्व प्रोवाइड हो जाते हैं या मिल जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अवशोषण। तो बार बार आएगा आपका कि अवशोषण किसे कहते हैं और पाचन किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, अवशोषण अलग है और पाचन अलग होता है। अब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भी पाचन है, पच गया, भोजन पच गया। नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पाचन, बार बार बता रही हूँ। अवशोषण किसे कहेंगे, जो हमारे टूटे हुए भोजन से पौष्टिक तत्व मिलते हैं वो क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अब इसके बाद में हमारा आ जाएगा इसका, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। ये हो गया हमारा प्रोटीन है। अब सबसे पहले आप जानेंगे कि सबसे जो महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ होता है, भोजन हमारे आहार में जो प्रोटीन है उसका सबसे अहम स्थान होता है, अहम रोल होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, निरंतर इसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो पौष्टिक तत्व है वो प्रोटीन आता है। शरीर में विभिन्न क्रियाओं के दौरान विभिन्न कोशिकाओं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही कर सकता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत यानी लीवर, अस्थि के जो तंतु होते हैं, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
प्रत्येक कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन आवश्यक है, इसलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की आधारशिला क्या होगी, तो प्रोटीन है वो शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। किसको कहा गया है? प्रोटीन को कहा गया है। प्रोटीन है वो शरीर की आधारशिला होती है, यानी नींव होती है। प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है, प्रोटीओस से बना है। ग्रीक भाषा का शब्द जो है उससे बना है, प्रोटियोस से बना है। प्रोटीन जो वर्ड बना है वो क्या है? ग्रीक भाषा में प्रोटियास है, उससे क्या बना है? उससे प्रोटीन बना है। तो पूछा जाता है कि प्रोटीन है वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है प्रोटियोस का प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, यानी ग्रीक भाषा में प्रोटियोस किसको कहते हैं? प्रथम स्थान ग्रहण करने वाले को कहते हैं। प्रोटीन की जो खोज है वो कब हुई थी? 1838 में इसकी खोज की गई थी। और ये किसने की थी? डच निवासी थे। डच के निवासी थे, कौन थे? मूल्डर नामक रसायन शास्त्री थे। मूल्डर एक क्या थे? रसायन शास्त्री थे। उन्होंने ही प्रोटीन की खोज की थी। डच के निवासी थे मूल्डर, और उन्होंने क्या की थी? प्रोटीन की खोज की थी। कितने में? 1838 में। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें भी जनरल साइंस होती है, उनके अंदर पूछा जाता है कि प्रोटीन शरीर की आधारशिला किसे कहा गया है, प्रोटीन शब्द कहाँ से आया है, इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, और ये पूछा जाता है। तो इसके बाद प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। मात्रा की दृष्टि से यदि अवलोकन किया जाए तो पता चलता है कि जल के पश्चात प्रोटीन का ही स्थान आता है। तो पहला स्थान जो आता है मात्रा, हमारे शरीर में जब इसकी मात्रा की बात करते हैं तो जल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर दूसरा स्थान आता है वो किसका आता है? प्रोटीन का आता है शरीर में। अगर हम शरीर की रचना के हिसाब से देखा जाए तो शरीर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि शरीर का जितना शुष्क वजन होता है, ड्राई बॉडी वेट होता है, उसका आधा जो भाग होता है, टोटल जो वजन होता है ड्राई वेट, उसका आधा जो भाग होता है वो प्रोटीन होता है। कुल शारीरिक वजन का 1/3 भाग मांसपेशियों में होता है। जो प्रोटीन होता है वो कहाँ होता है? टोटल जो होता है, टोटल में से 1/3 भाग इसका मांसपेशियों में, और 1/3 भाग किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में। और 1/5 भाग पाया जाता है प्रोटीन का, वो किसमें पाया जाता है? अस्थियों में, हड्डियों में पाया जाता है। अस्थियां जो होती हैं अस्थियों में पाया जाता है। और इसके बाद इसका जो आगे का होता है 1/10 भाग है, वो 1/10 भाग पाया जाता है इसका श्लेष्म, इसमें त्वचा में, स्किन जो होती है, स्किन में 1/10 भाग प्रोटीन का पाया जाता है। उसके बाद शेष जो भाग है वो ऊतकों में, लसिका रक्त में, श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है उसके अंदर, परमस्तिष्क मेरु तरल जो पदार्थ होता है उसके अंदर, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, बाल आदि में ये सभी क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है।
हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, एंजाइम्स हैं, इनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। हमारे जो बाल हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। आगे आपका जो दूसरा जो पेपर होगा उसमें हम फाइबर की बात करेंगे, तब बात करेंगे कि प्रोटीन में बालों में कैसे स्मेल आती है। तो बालों में कैसे स्मेल आती है, जो ऊन होती है वो प्रोटीन फाइबर होते हैं, तो उनमें भी अगर आप बालों को जलाते हो तो अलग स्मेल आती है। इसी प्रकार से आप ऊन को जलाएंगे या रेशम को जलाएंगे तो आप देखना बालों के जलने जैसी स्मेल वहाँ पर आएगी, क्योंकि वो भी किससे बने होते हैं? बाल ही होते हैं, चाहे वो जानवरों के हो, लेकिन वो क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इसीलिए बालों में और ऊन में और रेशम में एक जैसी स्मेल आती है जलने के बाद में। अब इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसका रासायनिक संगठन क्या है इसका। अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं कि कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है, रासायनिक संगठन। आपका प्रोटीन का सिलेबस लिखा है तो बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे? संगठन पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे। प्रोटीन का सिंपल इंट्रोडक्शन दिया, फिर हम उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि प्रोटीन जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, क्या क्या तत्व है इसके अंदर। तो इसके अंदर पाया जाता है कार्बन, सी से दर्शाते हैं इसको, ऑक्सीजन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O2, और हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, N2, हाइड्रोजन, H2, और हो जाएगा हमारा सल्फर, SA, और फास्फोरस। ये हो जाएगा हमारा तीसरे। तो ये क्या हो गया? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर, फास्फोरस, इन सभी से मिलकर ये प्रोटीन बना होता है। अब कितनी कितनी मात्रा में होता है? ये होता है जैसे कि 50 होता है, ये 50% होता है वो कार्बन होता है, फिर 32% है वो क्या है? ऑक्सीजन, ये प्रतिशत में है 50%, फिर 32%, फिर 16% क्या होता है? इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो पाया जाता है वो 7% होता है, सल्फर होता है वो 3% होता है, और फास्फोरस होता है वो भी 3% होता है। तो इस प्रकार से इन सभी से मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। कार्बन की मात्रा 50%, ऑक्सीजन की मात्रा 32%, नाइट्रोजन है वो 16% होता है, 16% होता है, हाइड्रोजन है वो 7%, सल्फर है वो 3%, और फास्फोरस होता है वो 3% पाया जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही, क्योंकि नाइट्रोजन है वो किसमें होता है? सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है, इसीलिए इस उपस्थिति के कारण ही जो प्रोटीन है वो कार्बोज और वसा से भिन्न होता है। तो प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसी की वजह से ये प्रोटीन वसा और कार्बोज से थोड़ा भिन्न होता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को नाइट्रोजन भोज्य पदार्थ तत्व भी कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन भोज्य तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन भोज्य तत्व है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है, इसी वजह से। अब इसमें क्या पाया जाता है? कुछ प्रोटीन अणुओं के साथ कुछ अकार्बनिक तत्व जैसे लोहा है, तांबा है, आयोडीन, कोबाल्ट एवं अन्य लवण भी उपस्थित होते हैं। तो ये हुआ
इसमें प्रोटीन की बात की कि प्रोटीन क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सिंपल इंट्रोडक्शन आपको दिया कि भोजन किसे कहते हैं, पोषण क्या है, और उसके बाद में हमने डाइट के बारे में पढ़ा, आहार किसे कहते हैं, पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं, संतुलित आहार क्या है, असंतुलित आहार क्या है, इन सभी के बारे में हमने जाना। फिर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है कि प्रोटीन क्या है, किसे कहते हैं, कब इसका आविष्कार हुआ। इसका जो खोज है वो 1838 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? आपको बताया कि डच के एक रसायन शास्त्री थे मुल्डर, उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसमें क्या है, कौन कौन से पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वो आपको बताया, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर कार्बोज और वसा के अंदर नाइट्रोजन नहीं उपस्थित होता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही इसे नाइट्रोजन भोज्य तत्व भी कहा गया है। फिर इसमें बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये हमारे शरीर का आधा जो भाग होता है, शुष्क जो बॉडी का जितना वेट होता है, शुष्क बॉडी वेट, उसका आधा जो भाग होता है वो प्रोटीन होता है। आपको बताया कि कितने परसेंट इसमें मांसपेशियों में होता है और कितने परसेंट अस्थियों में होता है। 1/3 मांसपेशियों में बताया, 1/5 आपको बताया किसमें होता है, अस्थियों के अंदर पाया जाता है। फिर आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ पे ये अस्थि, ये हमारे जैसे कि एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हमारे बाल जो होते हैं, उन सभी के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति होती है। तो हमारे जो शरीर में, हमारा जो भोजन में सबसे मुख्य जो पौष्टिक तत्व है वो क्या कहलाता है, वो प्रोटीन को कहा गया है। तो प्रोटीन रिच डाइट हम जब खाते हैं तो उससे हमारे शरीर की अधिकतम पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो जैसे कि दूध है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, संपूर्ण आहार कहा गया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।